नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। मैं भी और साथ में जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे, हो सकता है जोधपुर के लोगों को मालूम हो आपके राजनीति में आने की वजह क्या रही? देखिए, मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब अध्यक्ष चुना गया था 1992 में, उसके बाद कुछ समय तक मैंने विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया और विद्यार्थी परिषद से काम करने के बाद में कुछ साल तक स्वदेशी जागरण मंच के साथ में काम किया। जोधपुर में स्वदेशी मेलों का आयोजन हम लोग करते थे। उसके बाद संगठन ने मुझे सीमा जन कल्याण समिति करके एक ऐसा संगठन है जो अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगता हुआ 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इनकी 17 तहसीलें बॉर्डर की तहसील होती हैं और हम 1040 किलोमीटर बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। सीमावर्ती क्षेत्र पे बहुत तरह की राष्ट्रीय गतिविधियां ऐसा चला करती थी। उनको काउंटर करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क खड़ा करने की दृष्टि से एक संगठन पहले 25-30 साल पहले शुरू हुआ था। उस संगठन की जिम्मेदारी मुझे महामंत्री के नाते दी गई और मैं लगातार लगभग 12-13 साल तक उस संगठन के साथ में काम किया, प्रामाणिकता के साथ काम किया। और उस काम का ही आधार था कि मुझे संगठन ने कहा गया कि अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाके और इस दिशा में काम करना चाहिए। बाकी ऐसा मैं सीधे राजनीति से जुड़ा भी नहीं था, मतलब संगठन के आदेश से कि इस संगठन में इस क्षेत्र में अब आपको काम करना चाहिए, इस क्षेत्र में आया। जी, और राजनीति में मतलब ये रहा कि आपकी इच्छा भी थी वैसे तो? नेचुरली सभी की होती है, जनता की सेवा करने की इच्छा और काम करने की इच्छा, पर मोटे तौर पर आदेश जो था कि ये आपको काम करना चाहिए, इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से। जी, चलिए, सोशल सेक्टर भी बिल्कुल राजनीति का एक पार्ट है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अक्सर ये बात कही जाती है कि सेवा भाव से हम राजनीति में आए, लेकिन आप तो अब बहुत करीबी से देख रहे हैं और वर्षों से आपका एक्सपीरियंस भी है। चुने हुए प्रतिनिधि होना और बाहर रहना इशू ये नहीं है, क्योंकि आदमी को एक्सपीरियंस हो ही जाता है किस दिशा में राजनीति जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में देखें हम तो क्या वास्तव में जो सेवा भाव जिस उद्देश्य से लोग आ रहे हैं, मैं नहीं कहा कि सभी लोग ऐसे ही हैं, लेकिन पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कुछ फर्क महसूस हो रहा है? देखिए, पहले और आज को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए पहले का मतलब जो था वो हम अगर 40-50 साल पहले की बात करें या 30 साल पहले की बात करें, बीच के क्षेत्र में कुछ बीच के समय जो कालखंड था उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से स्तर में गिरावट हुई थी। लेकिन ये मैं स्ट्रांगली फील करता हूं कि अभी देश जो है, हमारा देश संक्रमण के काल से गुजर रहा है जी, और वो संक्रमण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब पक्ष पे है। और जिस तरह के बदलाव अभी दिखाई देने लगा है, चाहे सोच में बदलाव हो, मतदाता की सोच में बदलाव हो, और क्योंकि अल्टीमेटली जो जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी लेवल पर आता है, चाहे सरपंच से लेकर सांसद तक किसी भी लेवल तक आता है, वो जो है मतदाता का और समाज का प्रतिबिंब होता है। तो निश्चित रूप से समाज का सोचने का नजरिया जो है, आम मतदाता का और समाज का सोचने का नजरिया बदला है और वो बदलाव की तरफ है। हालांकि ये संक्रमण का काल है और उसकी शुरुआत है, पर इसका रिफ्लेक्शन हमको अब देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें जिस पुराने समय की आप बात करते हैं उससे और उससे भी कहीं बेहतर होने की दिशा में जाएंगे। जी, आने वाला वक्त काफी अच्छा हो सकता है। एक सर्कल है, ये निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं, लेकिन सोशल जो सोच के साथ में जो लोग आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। देखिए, मेरा सीधा राजस्थान के विषय में बात नहीं करूं, पर क्योंकि मैं जब लोकसभा में बैठता हूं और मेरा बहुत लंबा अनुभव भी नहीं है, पहले अभी ये 40-50 दिन की लोकसभा में जो बैठने की अवसर मिला है, मुझे लगता है कि भारत की लोकसभा जो है वो भारत का प्रतिबिंब होता है। वहां बिल्कुल सीधा भारत का प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। और 125 करोड़ का प्रतिनिधित्व, वही एक ऐसी जगह है जहां आप पूरे भारत का साक्षात रूप में एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और जो मेरा अनुभव पिछले 40-50 दिन जब मैं लोकसभा के सत्र, दोनों सत्र, प्रारंभिक सत्र में और बाद के सत्र में, दोनों में बैठा, लगभग पूरे समय में लगभग 100% मेरी अटेंडेंस होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो लोकसभा है, उस लोकसभा में मैं 100% ठीक है ऐसा नहीं कहता, पर लेकिन पिछली लोकसभाओं की जिस तरह से तुलना करते हैं या पिछले समय में जिस तरह की राजनीति जिस तरह से चल रही थी, उसके कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में बहुत श्रेष्ठ और अच्छे तरह के अच्छे लोग आए और अच्छी सोच के साथ में लोग लोकसभा में आए। वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों ने जिस तरह लोकसभा में परफॉर्म किया है, जिस तरह लोगों ने अपने क्षेत्र की और क्षेत्र से भी बढ़ के देश भर की समस्याओं के लिए चिंतन किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है।
जी, मोदी जी के साथ आप लोगों का सूरजकुंड में एक इंटरेक्शन सेशन भी रहा, उसमें बातचीत भी, दूसरे लोग भी, सीनियर लीडर्स भी आए, कैसा रहा वो? बहुत एजुकेटिव सेशन था। वो सेशन जो था वो इंटरैक्टिव सेशन था, और वो सेशन इसलिए डिजाइन किया गया था कि जो सांसद पहली बार संसद में चुन के आए हैं उनको संसद की रीति नीति से और साथ में पार्टी की रीति नीति से भी जो है उनसे सबसे एक साथ किस तरह से उनको काम करना है और किस तरह से काम करके वो श्रेष्ठ सांसद के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, देश के जो नियमों का और उपनियमों के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और एक श्रेष्ठ सांसद के नाते किस तरह से वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन सेशन था। उस सेशन में जितने भी सीनियर लोग हैं, चाहे सुषमा जी हैं, वेंकैया जी हैं, राम नाईक जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन सब लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसे पहली बार संसद में चुन के आए लोगों को जो है अपने अनुभव के हिसाब से उन लोगों को सबको सीख और शिक्षा देने का काम किया था। जी, एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि अपने क्षेत्र की जो समस्याएं उठाने की हो या फिर कोई भी समाज की कहीं की भी कोई समस्या हो, क्योंकि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक पंचायत है वो, जो एक पवित्र एक मंदिर कह सकते हैं लोकतंत्र का उसे, वहां पे जब सेशन छोटे होने लग गए, पूरा बिजनेस नहीं रहता है, तो लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और ये सवाल कई बार उठता है कि जो बैठकें होनी चाहिए, हाउस इतने दिन चलना चाहिए था, उसमें कमी आई। अब लगता है आपको इस बात को चर्चा हुई कि हम इसको पूरे जो नियमित जो सेशंस होने चाहिए उन्हें निश्चित रूप से जिस तरह से पिछला सेशन चला है, पिछले दोनों सेशन चले हैं, पहला तो सिर्फ औपचारिक सेशन था, इंट्रोडक्शन का सेशन था केवल, और उसमें शपथ ग्रहण और ऐसा होना था। लेकिन जो बाद का सेशन हुआ जिसमें बजट पारित हुआ, जिसमें इंश्योरेंस का लॉ आया, जिसमें कॉलेजियम का कानून पास हुआ, इस सेशन में जिस तरह से काम हुआ है और जिस भावना के साथ में काम हुआ है, उससे लगता है कि जो संसद की गरिमा पिछले कुछ समय में डिटोरिएट हुई थी, और जिस तरह से संसद में हल्ला और हुल्ला गुल्ला होके और जिस तरह से संसद का काम बाधित होने की भी प्रक्रिया चली थी, उन सब से कहीं भारत की संसद उभरी है और उभर के निश्चित रूप से प्रोडक्टिव काम हुआ है। और पिछले कई लोकसभा सत्र और कई लोकसभाओं के कार्यकाल के कंपैरिजन में इस बार की लोकसभा ने बेहतर काम किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है, ज्यादा अच्छी तरह से डिबेट्स हुई हैं, ज्यादा अच्छा चिंतन हुआ है और उपयोगी काम भी उसमें हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस चर्चा के बाद में जिस तरह से लोगों की भावना भी है, सरकार की भी भावना है और संसद में हमारी जो माननीय अध्यक्षा हैं उनकी जो भावना है, ऐसा लगता है कि जो ये संसद 16वीं लोकसभा जो है ये निश्चित रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कीर्तिमान स्थापित करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डाउनफॉल लग रहा था कि 13वीं, 14वीं, 15वीं इनमें एकदम डाउन आ रही थी मीटिंग, तो अभी लगता है कि ये अच्छा जाएंगी। चलिए, अभी राजनीति में आने का पहले से मानस था या फिर राजनीति में नहीं आते तो गजू बना क्या कर रहे होते हैं? मैं तो कर ही रहा था। मैं जो है जिस तरह से सोचा क्या था कि मुझे ये, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं सीधे राजनीति से, जैसा मैंने कहा, नहीं जुड़ा था। बिल्कुल। मैं जब विद्यार्थी जीवन में भी, जब विद्यार्थी परिषद के टिकट से और विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के नाते विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, वो एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट कहा जा सकता है। नहीं, उस समय भी मैं सीधे राजनीति से कहीं नहीं जुड़ा था। वही कर रहा हूं, एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है। हाँ, मैं तो स्कॉलर था, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट था, एमफिल में पढ़ाई कर रहा था, उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन पे था। और उन दोनों में, उसके बाद में भी मुझे तो सारे कार्यकर्ताओं और जो साथ काम करने वाले मित्र थे उनका आग्रह था कि आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन समाज की सेवा करना और किसी संकल्प के साथ में हम देश सेवा कर सकें, इस मानस के साथ में मैंने शुरू से काम किया है। चाहे विद्यार्थी परिषद में काम किया हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच में काम किया और उसके बाद में सीमा जन कल्याण समिति में। सेवा के संकल्प के साथ काम करने का जज्बा जो है वो इससे आपको दिखाई देगा कि मैंने लगातार 14 साल तक सीमांत क्षेत्र पर, और केवल राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के लगभग पूरे बॉर्डर पर सीमांत क्षेत्र के पिलर्स पे एक गांव ढाणी में घूम करके लोगों की समस्याओं को ठीक करें, उनके जीवन स्तर को सुधारें। क्योंकि मैं ये मानता हूं और संगठन की भी ये सोच है कि जो सीमांत क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, नैसर्गिक जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है, वो दूसरे जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके बजाय कुछ ज्यादा है, क्योंकि वो सीमा क्षेत्र पर रहते हैं। देश की रक्षा के लिए सोच चिंतन रखना उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। उनको हम इस उत्तरदायित्व का बोध कराएं, पर इस उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए आवश्यक है कि उनका जीवन जो है वो सुगम और सरल हो। उनके शिक्षा के हिसाब से, आर्थिक पक्ष को देखते हुए सब चीजों को लेके उनको ठीक करें, उनके स्तर को सुधारें। इस दृष्टिकोण से हमने काम किया
और 14 साल तक लगातार क्योंकि समाज की सेवा और देश की रक्षा के लिए काम किया है, तो वो काम अगर गजूबना ये नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से वही काम लगातार कर रहे होते, ये ऐसा है। रेगुलर होता। चलिए, आपने बहुत नजदीक से उनका जीवन देखा है, उनके सोशल स्टेटस को देखा है, इकोनॉमिकली जो उनकी पोजीशंस हैं उनको आप देखें। अब उस जगह पे आप पहुंच गए हैं जहां से नीतियों का निर्धारण होता है, निर्माता कह सकते हैं उस हाउस को, तो कुछ इनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए जो आप उठाएंगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं, क्योंकि मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 14 साल तक दिन रात उनके साथ में घूम घूम के अनुभव किया है। मैं एक एक गांव ढानी में जानता हूं, उनको मैं घुमा हूं उसमें, वहाँ क्योंकि पशुपालन करते हैं, वहाँ बरसात की कमी है, बहुत बरसात की कमी भी क्या है, देश के पूरे एवरेज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास में तो बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है, और उसमें भी अकाल तो लगभग सहोदर है, साथ जन्मा हुआ है। 50 साल में अगर पिछले एनालाइज करें तो 42 साल में लगभग सूखा या भयंकर अकाल ऐसी स्थिति रही है जी। इस तरह से उनका जीवन की जो कठिनाइयां उनको मैंने प्रत्यक्ष और बहुत करीब से अनुभव किया है। मैंने अपने पहले लोकसभा क्षेत्र में भी, पहले लोकसभा के सत्र में भी जो है मुझे बहुत अवसर मिला। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदया का, कि मुझे बहुत अवसर मिला जहां मैंने पिछले कुछ लोकसभा सत्रों के लोगों की परफॉर्मेंस देखी है। मुझे तो जितना उन्होंने 5 साल में लोकसभा में उनको बोलने का अवसर मिला, उतना मुझे एक सत्र में 40 दिन के सत्र में भी मुझे उतना 40 दिन से भी कुछ कम के सत्र में बोलने का अवसर मिला। पर और मैंने पूरी ताकत के साथ में उस क्षेत्र की सीमा क्षेत्र की समस्याओं को और मेरे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं को, क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र से दूर पाकिस्तान की सीमा तक जाता है, मैंने पूरी ताकत के साथ में उन शब्दों को उठाया है, उन बातों को उठाया है, उन समस्याओं को उठाया है। और क्योंकि मैंने उनको इतना करीब से अनुभव किया है, इसलिए मैं उनके बेहतर समाधान की दिशा में जाने के लिए प्रयास कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। और जो अवसर जोधपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने और भगवान ने दिया है, निश्चित रूप से मैं उस अवसर को इस क्षेत्र की सेवा के लिए पूरे तरीके से काम करूंगा। जी, तो गजेंद्र जी के साथ वार्ता जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मौसमी बीमारियां या उनके समाधान, डॉक्टर्स के परामर्श या स्पेशलिस्ट की गाइडेंस पहुंचाएंगे आप तक मेडिटॉक्स के जरिए, सिर्फ जन टीवी पर। इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या केमिस्ट्री, खत्म होगी अब सभी सब्जेक्ट्स की मिस्ट्री। घर बैठे पाएं अपनी स्टडी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, क्योंकि हम लाए हैं सैटेलाइट एजुकेशन। सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और आज हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद जोधपुर। अपन बात कर रहे थे बॉर्डर एरिया को लेकर के। आपने कहा कि बहुत नजदीकी से देखा और काफी चीजें उठाई भी, आजादी के इतने साल बाद भी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश के लिए हो सकता है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। और वहां अगर कहीं पे भी किसी क्षेत्र में कमी है तो कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर कहीं ना कहीं फेलियर पॉइंट रहा है, चाहे उनके एजुकेशन की बात हो, चाहे उनके सोशल स्टेटस की बात हो। तो आपने महसूस किया कि वास्तव में सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया? मुझे लगता है जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है, मुझे लगता है कि
सरकारें जो अब तक इस देश में सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी भी भी दल की रही हो, हाँ, पार्टी की हो, उन लोगों ने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं है। खाना पूर्ति के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, उसमें करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। बिल्कुल। पर जिस भावना के साथ में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलना चाहिए, जिस भावना के साथ में बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं गुमी हुई सी महसूस होती थी। जी, मॉनिटरिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई। मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती थी। जो अब बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा आता था, उससे कलेक्ट्रेट के भवन बनते थे, गाड़ियां खरीदी जाती थी, जो जिला मुख्यालयों पे स्टेडियम बनते थे, वहां एयर कंडीशनिंग की जाती थी, जबकि उसके पीछे भावना मैं सोचता हूँ कहीं भी ये नहीं रही होगी। बिल्कुल। बॉर्डर पर रहने वाले आम आदमी का जीवन जो है वो सुगम बने, ये बहुत प्राथमिकता के साथ में सोचा जाना चाहिए और इस पे दिशा में काम भी किया जाना चाहिए। क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाला आदमी यदि राष्ट्रीय भाव के साथ में काम नहीं करेगा, नहीं रहेगा, तो क्योंकि निश्चित रूप से सीमा की रक्षा करना सेना का काम है, प्राथमिक दायित्व उनका है। लेकिन जैसा आपने कहा कि किसी भी देश, हमारे महाभारत में एक कथन है कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं। बिल्कुल। और उसका रक्षण करना किसी भी पुत्र का प्राथमिक पहला कर्तव्य है। बिल्कुल। ठीक यही भावना, इसी सोच के साथ में हमारा संगठन भी काम करता था। और जो बॉर्डर एरिया पे काम चलता है, हम इस बात को इस तरह से, इस दृष्टिकोण से काम करते हैं कि जब सैनिक जो है किसी भी आपात परिस्थिति या विपद परिस्थिति या युद्ध का काल हो, उस समय वो अपने पीछे घूम के देखे तो उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि समाज जो है पूरी ताकत के साथ में हमारे पीछे खड़ा है। तो उसको सीधा सीधा जो है सीमांत क्षेत्र पे, सीमावर्ती क्षेत्र पे रहने वाले लोग ही उसको पूरा कर सकते हैं। इस दायित्व बोध के साथ में हमने लोगों का जागरण किया। और सरकारों ने क्या किया, ये सब आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। क्या स्थिति थी, रही थी इस देश में, वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सरकारें थी, उनका देश और सीमांत तक तो सोच ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की समस्या से ही ऊपर नहीं आ सके, और उससे ऊपर बढ़ के यदि वो सोचते तो देश की हालात भी नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं सीज फायरिंग का जो लगातार उल्लंघन हो रहा है, जिन क्षेत्रों में वो हालात जो देखे जाते हैं, लगता है कि वहाँ विकास हुआ ही नहीं है। और आप तो जो देखे हुए हैं कि न केवल 1040 किलोमीटर देश के कई भागों में घूमे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों, हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, चाहे वो भौगोलिक को हो, चाहे वहां की दूसरी तरह की समस्याएं हो। राजस्थान और इससे लगता हो फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारी जो चीजें देखी हुई हैं, सबसे कुछ ऐसी स्थितियां महसूस हुई कि हाँ वास्तव में यहाँ ध्यान दिया गया है। हाँ, जैसे मैं बताऊं आपको कि जब 30 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, हालांकि उस समय मैं सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा था, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इसी संगठन के लोगों ने जाके दिल्ली में, उनका माननीय लक्ष्मण सिंह जी अब नहीं रहे हैं, उन्होंने माननीय सोहन सिंह जी, कपूर चंद जी व्यास तो हैं, अभी मार्गदर्शक की भूमिका में काम करते हैं, उन सब लोगों ने जाके और तत्कालीन प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट किया था। और उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया था कि इस देश की सीमा पे तारबंदी होनी आवश्यक है। और उन्होंने इस बात को प्रपोज किया था कि हमारी जो सीमा चौकियों के बीच में दूरी 40-40 किलोमीटर दूर है, जो है, जैसा आपने कहा कि अलग अलग तरह की परिस्थितियां, निश्चित रूप से अलग अलग तरह की स्थानीय परिस्थितियां बॉर्डर पर हैं, पर गुजरात से लेकर के और पंजाब तक के बॉर्डर पर जो है लगभग निर्जन आता है, बहुत कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। वहां 40-40 किलोमीटर दूर तक बॉर्डर की पोस्ट हुआ करती थी, दो पोस्टों के बीच में 30 से 40 किलोमीटर की दूरी थी। तो बॉर्डर इतना खुला था कि आसानी से तस्कर लोग जो है आया जाया करते थे, और सारी तरह की अराष्ट्रीय गतिविधियों का धीरे धीरे वो केंद्र बन रहा था। तब उस समय जो प्रधानमंत्री के साथ में डेलीगेशन ने बात की, और जो उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन जो विषय की गंभीरता को लेकर उन्होंने 55 मिनट तक प्रधानमंत्री ने उस बात को सुना, उसका परिणाम ये हुआ कि सीमा पर तारबंदी प्राथमिकता से सरकार ने कराई, और बॉर्डर की पोस्ट के बीच में जो दूरी 40-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हुआ करती थी, उसको 5 से 6 किलोमीटर के बीच में सबसाइड कर दिया। उसके बहुत आसान जो अच्छे परिणाम आए हैं। उससे जो है तस्करी और अन्य गतिविधियों पे बहुत रोक भी लगी है। बॉर्डर पे जो फेंसिंग हुई है, उस फेंसिंग से भी बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी हमको जो है अपनी सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, यदि मैं क्योंकि परिस्थितियां जो है कश्मीर के बॉर्डर की बात करूं, या जो पाकिस्तान के इतर, जो चाइना के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन बॉर्डर की परिस्थितियां एकदम डिफरेंट है। वहां अभी बहुत कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार को, क्योंकि हम लोग अब वहां पे बैठते हैं, हम निश्चित रूप से इस बात को जो है उठाते भी हैं, और आगे भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि इस बॉर्डर पे
पूरी जो है समुचित व्यवस्था हो और व्यवस्था हो कि हमारी सीमावर्ती क्षेत्र को पूरा सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। एक चीज वो आपने नोट की होगी वहां पे, पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका ये रही है कि मुखबिर बहुत बनाते हैं वो बॉर्डर एरियाज में, और कई बार जो पकड़े जाते हैं पाक जासूस के नाम से हमारे यहाँ के भी युवक पकड़े जाते हैं, वहां के लोग भी पकड़े जाते हैं। ये ऐसी क्या लाचारी है कि लोग अपने देश की जो भक्ति होती है देश के प्रति, उनके एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, उसको छोड़ करके कोई आर्थिक तंगी हो सकती है कि या वास्तव में उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है? मैं ऐसा नहीं मानता कि आर्थिक तंगी किसी देश से गद्दारी करने का कोई कारण हो सकती है जी। क्योंकि इस देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां बहुत गरीब और बिल्कुल जिनके पास खाने को भी नहीं था, उन्होंने इस देश के लिए सच्चे संकल्प के साथ काम किया है। इसलिए गरीबी को उसका कारण बना के और अगर मैं छुपाऊं तो गलत बात होगी। लेकिन जिस तरह की देशभक्ति की भावना का स्पेशली, क्योंकि ये जितने भी सोर्सेज बनते हैं लगभग सारे बॉर्डर एरिया से होते हैं, जिस तरह की देशभक्ति की भावना का बीजारोपण आम व्यक्ति में किया जाना चाहिए, उस दृष्टिकोण से उसका अभाव है और उसके अभाव का ही ये परिणाम है जी। और कुछ जो है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बरगला के, और जिस तरह से आतंकवादी आज हम जानते हैं देश के नवयुवकों को पाकिस्तान में ले जाके, पीओके में ले जाके ट्रेन किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से हट के बात करूं तो जब 9/11 हुआ, जिन लोगों को अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़ा के और हवाई जहाजों के माध्यम से अमेरिका पे हमला करने की योजना बनी, वो सब लोगों का भी ब्रेन वॉश किया गया था। और वो जो ब्रेन वॉश किया था, वो लोग सब ऐसे नहीं थे कि कोई गरीब तबके से आते थे या बिना पढ़े लिखे थे। तो ये धार्मिक भावनाओं के माध्यम को उभार करके और इस तरह के सूत्रों को डेवलप किया जाता है। उसमें न आर्थिक पक्ष आड़े बीच में आता है, न कोई उनकी शिक्षा आड़े आती है। ये जिहादी आतंकवाद है और इसी तरह इसी भावना के साथ में लोगों को उकसा के करते हैं। कुछ आर्थिक पक्ष भी इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि कई तरह के केसेस ऐसे नोटिस हुए हैं जिनमें लोगों को पैसे का लालच देके भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व किया गया है। और इसी सब के लिए ये संगठन, जिस संगठन की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये काम करता है। पहली बार राजस्थान में भाजपा को प्रचंड बहुमत राज्य में भी मिला और आप लोग भी सब 25 के 25 जो यहाँ के कैंडिडेट से जीत करके गए। लेकिन लगभग ये चर्चा कई बार इस तरह की चलती है कि राजस्थान को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप लोगों को कभी महसूस होता है ऐसा? महसूस होना ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार इस बात की चर्चा की जाती है। मैं इसको इस दृष्टिकोण से लेता हूं, ऐसे 10 छोटे बड़े राज्य हैं जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया है और उनमें से 5 ऐसे हैं जिनको 0 प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन फिर भी राजस्थान को मिला है। और मैं तो इसको बहुत सहजता से लेता हूं, और वो सहजता से इसलिए लेता हूं कि हम क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के निवासी हैं और मैं वहां जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एक साथ कभी बरसात होती नहीं है, वहां टुकड़ों टुकड़ों में बरसात होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कभी भी एक्सपेंशन होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी कोई भी भावना शायद मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाते समय कोई रही होगी। ये सब कयास लगाए जाते हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी तो आदत है कि धीरे धीरे टुकड़ों में हमारे यहाँ बरसात होती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपने यूथ आप पार्टिसिपेंट कहा, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें या दूसरी जगह की बात करें तो ऐसी क्या इच्छा है कि वास्तव में सरकार की कोई पॉलिसी ये होनी चाहिए जो युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने की बात हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, उस दिशा में काम कर सकें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया और जो 3S का प्रोग्राम दिया उन्होंने, स्किल, स्पीड और जो है हमको स्कोप, इन तीनों चीजों पे जो बात की उन्होंने, ये निश्चित रूप से उनकी जो भावना भी है वो ये है कि ये देश युवाओं का देश है। और मैं लगातार इस बात पे चर्चा करता हूं, जहां भी जाता हूं युवाओं से बात करने का मुझे मौका मिलता है कि ये जो परिस्थिति अभी है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की जनसंख्या भारत में 60% से ज्यादा है। पर ये जो है डेमोग्राफिक इक्वेशन ये हमेशा नहीं रहने वाली है। जिस तरह से आयुष बढ़ा है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, उसके चलते अगले 20 साल में ये स्थितियां बदलेंगी और अगले 40 साल में ये स्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। तो ये जो मैंने जैसा चर्चा की शुरुआत में आपसे कहा कि देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वर्तमान का जो ये 20 साल का दौर है, ये दौर जो है, या पिछले 10 साल जो हमने बर्बाद कर दिए वो जोड़ूं तो 30 साल का जो ये दौर था, ये जो दौर है ये इस देश के लिए और इस देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। और देश के युवाओं को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस भावना के साथ में ये 3S प्रोग्राम दिया है, हम देश के युवाओं को प्रोडक्टिव मास बना के
और इस युवा शक्ति को देश के नहीं पूरी दुनिया में खपाने के लिए जो दिशा में तैयार करें और उनको जो है ग्लोबली उपयोगी बना के, और हमारा युवक जो है, हमारी युवतियां जो है, हमारा युवा जो है वो ग्लोबली उपयोगी बना करके और हम खड़ा कर सकें। ये 20 साल हमारे देश के लिए और देश के भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जहां तक देशभक्ति की बात है, जिस तरह के छोटे छोटे से प्रोग्राम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, सफाई का प्रोग्राम दिया, और इस प्रोग्राम के नाते हम देश के प्रति अपने युवाओं को और अपने देश को लोगों को जोड़ें। हम धरती और हमारी भारत माता के ऊपर जो एक कलंक है, इस कलंक को हटाने की दिशा में हम अपने युवाओं को इस दृष्टिकोण से भारत माता के साथ जोड़ें। राजनीतिक जीवन सार्वजनिक जीवन है बाप का, निजी जीवन भी होता है। ये टाइम का एडजस्टमेंट में कुछ अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा? देखिए, मैं तो क्योंकि जैसा मैंने कहा सामाजिक जीवन में ही लगभग पिछले 15-17 साल से काम कर रहा था। 22 साल से जब से विद्यार्थी जीवन में मैं प्रेसिडेंट बना स्टूडेंट यूनियन का, तब से, और लगभग 15 साल से तो मैं सीधे सीधे प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। पर ये प्रश्न आपको वैसे मेरी धर्मपत्नी या मेरे बच्चों को पूछना चाहिए, मेरे माता पिता को पूछना चाहिए। वो ज्यादा सटीक जवाब दे सकते हैं कि वो इसको कितना उनको इसके कारण से कष्ट होता है या तकलीफ होती है। पर मेरी तो, क्योंकि पिछले 22 साल से और पिछले 15 साल से सीधे सीधे काम करते हुए, मेरे तो स्वभाव में और आदत में और दिनचर्या में शामिल है कि मैं 18-20 घंटे लगातार वैसे भी समाज और देश के लिए काम करता हूँ। तो सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 12-1-2 बजे तक काम करना स्वभाव का पार्ट है। इसलिए मुझे तो कोई भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लगा है। फिर भी क्योंकि आपका क्षेत्र बदला है तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बदली है, तो उन बदली हुई अपेक्षाओं के कारण से कई तरह की चीजों को सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो जरूर परिवर्तन आया है। ये चलिए, सवाल बहुत हैं, जवाब भी सांसद महोदय के पास में बहुत है। हाजिर जवाबी आपने अभी सुनी है इनकी, और जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया वाकई बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हम देशभक्ति के हम जिए तो अपनों के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन देश के लिए जिए तो वही जीना होता है। और उसी क्षेत्र में इन लोगों ने काम भी किया है। और एक मुलाकात में बस इतना ही, हम लेंगे इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।